देखिए क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 है कि 4 राज्यों में बेचे गए मोबाइल सिम कार्डों की जो है संख्या दी गई है ये कंपाउंड ग्राफ से, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर को निकालना है। अब यहाँ पर 3 जो है आपके एक तरह से कंपनी के सिम कार्ड्स का डेटा यूज किया गया है। उसमें BSNL है, एयरटेल है और एयरसेल है, ये 3 का डेटा यूज किया गया है। और जो 4 राज्य हैं वो हैं गुजरात, तमिलनाडु, असम और केरल। अब देखिए 71 क्वेश्चन कह रहा है असम में बेचे गए एयरसेल सिम कार्डों और एयरटेल सिम कार्डों का अनुपात कितना है। तो असम में बेचे गए एयरटेल और एयरसेल, एयरसेल और एयरटेल, तो एयरटेल और एयरसेल ये दोनों देखना है। असम ये है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले एयरसेल देखना है। एयरसेल जो है वो कुछ 2 लाख है, ठीक है ना। और जो एयरसेल है, एयरटेल है, वो क्या है आपके 5 लाख है। तो एयरसेल इस टू एयरटेल का जब रेशियो निकालेंगे तो आप ग्राफ से डायरेक्ट देख सकते हैं 2 लाख ये है लगभग और 5 लाख ये है, तो 2:5 का रेशियो हो जाएगा। इसलिए 2:5 का रेशियो होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वह राज्य कौन सा है जहां एयरटेल सिम कार्डों के महिला मालिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। एयरटेल के, एयरटेल कौन वाला है, ये व्हाइट वाला है। व्हाइट वाला आप यहां देखेंगे, यहां 10 लाख है गुजरात में, फिर यहाँ पे 13 लाख है, ये है तमिलनाडु, फिर यहाँ है 5 लाख, ये है आपके असम, और ये है 3 लाख जो कि केरला में है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो सबसे अधिक है वो आपके तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में 13 लाख है जो कि ग्राफ पर दिख रहे हैं। तो एयरटेल जो है, एयरटेल सिम कार्ड पूछ रहा है कि मालिकों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक जो संख्या है वो 13 लाख दिख रही है, वो किसमें है, तमिलनाडु में। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है चारों राज्यों में बेचे गए सिम कार्डों का औसत कितने लाख है। तो औसत अगर हम निकालते हैं, एवरेज, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 16 ये है, 16, 10, 26, 26 और 20, 46 लाख तो सिम कार्ड हैं गुजरात में। तमिलनाडु में देख लें, तमिलनाडु में ये है 4 लाख, 13 लाख, 17 लाख, 17 लाख और 21 लाख। तो 17 और 21 ये 38 लाख हुआ। 38 लाख टोटल कंज्यूमर है तमिलनाडु में। असम में अगर हम देखें, ये है 3 लाख, ये है 5 लाख, ये है 2 लाख, 3, 5, 2, ये हो गया 10 लाख। और केरला में अगर हम लोग देखें तो ये है 10 लाख, ये है आपका 3 लाख, 10, 3, 13, 13 और 14, 27 लाख ये है। और ये 4 स्टेट हैं इसलिए 4 से डिवाइड कर दें। अब इसे देख लीजिए टोटल कितना आता है। तो 8, 6, 14, 14 और 7, 21, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 1/4।
4 3 टाइम्स 0.25। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 30.25 लाख जो है वो एवरेज आ रहा है चारों इसका। तो इसलिए चारों राज्यों में बेचे गए सिम कार्डों का औसत जो है आपके निकालना था, तो ये 30.25 लाख होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी 4 राज्यों में बीएसएनएल सिम कार्डों की परास कितने लाख थी। परास क्या होता है? रेंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो परास के मतलब ये होता है कि रेंज के मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना है, सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। तो बीएसएनएल की परास देखना है आपको, तो बीएसएनएल की रेंज। तो बीएसएनएल अगर हम देखें सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है 16 लाख, और सबसे कम कौन है, ये 3 लाख। ठीक है ना। तो इसलिए जो इसकी परास है, रेंज है, ये कितनी हो गई, 16 माइनस 3 लाख। मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो 13 लाख का डिफरेंस है। जहां पे मैक्सिमम यूज हो रहा है वहां 16 लाख लोग यूज कर रहे हैं, और जहां पे मिनिमम यूज हो रहा है वो 3 लाख लोग यूज कर रहे हैं। तो दोनों की परास क्या हो गई, रेंज क्या हो गई, तो दोनों का अंतर 13 लाख। तो 13 लाख कम से कम जो है आपके रेंज दिख रही है। तो ये 13 आंसर हो जाएगा, दैट इज डी वाला। तो परास जब भी कहे, परास का मतलब रेंज देखी जाती है। तो ये हमेशा कैसे देखते हैं या किस तरह से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 3 से 8 तक ये परास हो गई। तो 3 से 8 तक के ये जो बीच में वैल्यू होगी वही परास रेंज कहलाती है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि अगर 1 से 8 होती तो 8 होती, और 1 से 3 अगर होती तो 3 होती। तो 1 से 8 तक होती तो 8 परास होती, 1 से 3 तक होती तो 3 परास होती। लेकिन इन दोनों के बीच की निकालनी है, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 5 परास आ गई, रेंज आ गई। तो ये रेंज 5 कैसे आई, 8 माइनस 3 करके, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आप निकाल देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, परास या रेंज आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 75 सभी 4 राज्यों में बेचे गए कुल सिम कार्डों की तुलना में गुजरात में बेचे गए सिम कार्डों की संख्या कितनी है। तो संख्या का जो है आपके लगभग प्रतिशत बताना है। तो पहले हम गुजरात को देख लें, गुजरात में कितने हैं, 16, 10, 26, 26 और 20, 46, 46 है टोटल, 46 लाख। और जबकि सबको टोटल अभी हम लोग ने किया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो 121 लाख आ रहे थे इंटू 100%। क्योंकि सबको हम लोग ने अभी ऐड किया था ना, इसको यहाँ पे देखें, ये जब सबको ऐड किया था हम लोग ने, ये सबको ऐड करने पर कितना आया था, 121 आया था टोटल। तो 121 जो है आपके दिखाया गया। तो गुजरात में कितनी संख्या, 46, कितने में से, 121 में से। तो लगभग में ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट कितना होगा। तो लगभग में अगर निकालना है तो ऐसी वैल्यू लीजिए जो कट जाए। तो इसको हम 46 को क्या मान लें, 45 मान लेते हैं, और इसको जो है 121 को 120 मान लें, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग निकल आएगी। कैसे निकलेगी, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो 25 टाइम्स 6 टाइम्स ये हो गई, फिर 3 2 टाइम्स 3 जो है 15 टाइम्स 5 इंटू 15 दैट इज 75/2%। तो लगभग 37.5% आ रहा है, 37.5%। ये अप्रोक्सीमेट है। तो इससे इसके नियरेस्ट आंसर कौन सा है, 38 है, इसलिए लगभग 38% हो जाएगी। तो वैल्यू को इस तरह से निकालते हैं। अगर आप 46 को 121 से डिवाइड करने लगेंगे तब तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा,
छोटा करने के लिए इसके नियरेस्ट कोई एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो कट जाए, इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू ले लीजिए, तो एक यहाँ से कम कर दिया, एक यहाँ से कम कर दिया, दोनों से एक एक कम कर दिया, तो 45 और 120 हो गया, जो आसानी से कट जाएगा और अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू आपके निकल आएगी, तो 38% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 76 to 79। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इसको जो है आपके जिस मार्क्स मिले हैं वो आपके डिग्री में दिया गया है। पूर्णांक कितना है? 540 है। तो अब इसी को हम लोगों को देखना है कि वैल्यू क्या होगी। कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान में प्राप्त किया गया कुल अंक हिंदी और गणित के कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अंग्रेजी, इंग्लिश, विज्ञान दैट इज साइंस और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो अंग्रेजी 55 डिग्री है, फिर आपका साइंस जो है विज्ञान वो 80% है और जनरल साइंस जो है वो 65 डिग्री। तो ये टोटल कितनी हो गई? ये हो गया 200 डिग्री। ठीक है। हिंदी और मैथ्स में अगर निकालें तो हिंदी और मैथ्स में अगर कहें गणित में, तो हिंदी का डिग्री कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया है। और मैथमेटिक्स की डिग्री कितनी दी है? मैथमेटिक्स की डिग्री दी है 90। ये कितना हो गया? 160। तब ये कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान में प्राप्त किया गया कुल अंक हिंदी और गणित के कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 200 डिग्री जो है वो 160 से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो प्रतिशत अधिक अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 200 माइनस 160 अधिक है। कहाँ से अधिक है? 160 से, इंटू 100%। इसको ऐसे निकालना है। तो 40 अधिक है। कहाँ से अधिक है? 160 से, इंटू 100%। तो 44 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 425 टाइम्स, इसलिए 25% अधिक है। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी और गणित का कुल अंक अंग्रेजी तथा सामान्य विज्ञान के कुल अंक से कितना अधिक है? हिंदी और गणित का कुल अंक, हिंदी और गणित का, मैथमेटिक्स का कुल अंक पहले हम डिग्री में निकाल लें। तो 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री जो कि कितना हो गया? 160 डिग्री। ये हो गया हिंदी और गणित का कुल अंक। अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान, इंग्लिश और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, तो 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर ये हुआ 120 डिग्री। तो 160 डिग्री कह रहा है, ये 120 डिग्री से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है मार्क्स में आपको बताना है। अभी मार्क्स में हम नहीं निकालना है, अभी हम डिग्री में आंसर निकालना है। तो कितना अधिक है? 40 डिग्री। लेकिन आंसर आपको मार्क्स में देना है, तो डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का तरीका हमने क्या बताया था आपको? 40 डिग्री अपॉन, जिसको कन्वर्ट किया जाता है उसकी टोटल वैल्यू, 40 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री कितनी होती है? 360, इनटू किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? किसमें आंसर निकालना है? मार्क्स में। तो मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितना दिया है? 540। तो 49 टाइम्स ये हो जाएगा, 9 60 टाइम्स ये हो जाएगा, इसलिए 60 मार्क्स जो है 60 अंकों का अंतर है और यही अंक का अंतर निकालना था आपको। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। अब बेहतर ये हम लोग ने किया, अब जैसे इसका मार्क्स अलग निकालते, इसका मार्क्स अलग निकालते, तब अंतर निकालते हैं। हमने क्या किया कि दोनों का अंतर अपने डिग्री में निकाल लिया। अब आंसर अभी डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको देना है अंक में, तो डिग्री को खाली आपने मार्क्स में कन्वर्ट किया है। तो किसी भी चीज मार्क कन्वर्जन हमने आपको बताया था,
अगर हम डिग्री का कन्वर्जन कर रहे हैं तो 40 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री 360 इनटू जिसमें कन्वर्जन करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो मार्क्स का पूर्णांक रखा जाएगा, तो 60 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस विषय में छात्र ने 105 अंक प्राप्त किया? 105 अंक किसमें प्राप्त किया नहीं पता चल सकता, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की तो डिग्री दी है, मार्क्स थोड़ी दिया है। तो अगर मार्क्स पूछ रहा है तो हम इस मार्क्स को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो लगभग हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, मार्क्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री में। तो 105 अंक जो है इसको हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 105 बटे टोटल मार्क्स कितना है 540 इंटू किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, और टोटल डिग्री कितनी होती है 360, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 182 टाइम्स 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 3 जो है आपके 35 टाइम्स 35 इंटू 2 दैट इज 70 डिग्री हो गई, और 70 डिग्री मीन्स हिंदी हो गई, क्योंकि 70 डिग्री से कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, हिंदी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसलिए हिंदी में जो है आपके 105 अंक प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। फिर किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किया? प्रतिशत भी नहीं पता, तो प्रतिशत को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लें, अपने आप आ जाएगा। तो प्रतिशत को भी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, देखिए 22% है, 22.2% अपॉन टोटल प्रतिशत 100 इंटू किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, टोटल डिग्री कितनी है 360, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये है 72 79 79, ये आ गया 10 डिवाइडेड, तो 79.92 ये वैल्यू आ रही है, तो 79.92 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी एग्जैक्ट तो है नहीं, ये भी दशमलव में है, पॉइंट में है, तो और वो भी पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि आपके टर्मिनेट कर गया, हो सकता है इसके आगे भी पॉइंट हो, तो हमने 222.2 ले लिया है, अब आगे पता नहीं क्या है, तो इसीलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो 79.92 डिग्री के मतलब क्या हुआ, लगभग 80 डिग्री, और 80 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विज्ञान को, साइंस। इसका मतलब साइंस में 80 डिग्री से रिप्रेजेंटेशन है, और कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 22.2% मार्क्स को, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, विज्ञान, ठीक है ना, साइंस। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन दिया है, ग्राफ दिया हुआ है और एक्स एक्सेस पर ईयर दिया हुआ है, जबकि वाई एक्सेस पर दिया गया है एक्सपोर्ट पर्ल्स इन करोड़ रुपए। मोतियों का जो व्यापार किया गया है, जो निर्यात किया गया है, निर्यात करोड़ों रुपए में आपके यहाँ पर दिया गया है कि 2001 में 5.2 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, 2002 में 6.5, 2003 में 7.8, 2004 में 9.9, इसी तरह से आपके 10.8, 9.5 और 11.4 जो है करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। अब इसी पे आधारित देखिए क्वेश्चन किया गया, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात करोड़ रुपए में आपको बताना है। तो औसत आयात निर्यात कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका टोटल वैल्यू निकाल लें। तो टोटल वैल्यू 2, 5, 7, 7, 8, 15, 15 और 9, 34, 34 और 8, ये हो गया 42, 42 और 5, 47, 47 और 4, 51, 5 कैरी चला गया, 5, 5, 10, 16, 16 और 7, 23, 23 और 9, ये हो जाएगा 23 और 9, 32, 32 और 10 कर लीजिए डायरेक्ट, 42, 42 और 9, ये हो गया 51, 51 और 11, 51 और 11, ये हो गया 62। तो 62.1 करोड़ रुपए टोटल है, और
और कितने वर्ष हैं? 7 वर्ष। 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 8 ज़ा 56, 8 ज़ा 56, 6 1 7 8 ज़ा 56, 8 ज़ा 56, 505 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा, लगभग में, एवरेज में 8.85, 8.85 यही होगा, 8.85 निर्यात करोड़ रुपए में जो यहाँ पर वैल्यू होगी। नेक्स्ट है, देखिए किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई? तो किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई? तो अब यहाँ पे फिर वही चीज है कि आपको ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ए अगर कह रहा है 2002, तो 2002 में कितनी वृद्धि हुई? 5.2 से 6.5 हो गया। तो 6.5 के मतलब 6.5 माइनस 5.2 अगर करेंगे तो कितना निकलेगा? 1.3। 1.3 बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ा गया है? 5.2 से इंटू 100%। ये ए ऑप्शन के अनुसार। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? 2007 के मतलब 9.5 से 11.4 हो गया है। तो 11.4 से अगर आप माइनस करेंगे 9.5 को, तो ये कितना आ जाएगा? 1.9। ये आ जाएगा 1.9। और कहां से बढ़ा है? 9.5 इंटू 100%। फिर सी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में कह रहा है 2005 में देखेंगे तो ये 9.9 से 10.8 हो गया है। तो कितना बढ़ा है ये देख लीजिए। तो 0.9 बढ़ा है। कहां से बढ़ा है? 9.9 से इंटू 100%। और डी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कह रहा है 2004 के मतलब ये हो गया 7.8 से 9.9। तो 9.9 हो गया, तो ये कितना बढ़ा है? तो ये 2.1 बढ़ा है। 2.1 का इंक्रीज हुआ है। कहां से इंक्रीज हुआ है? 7.8 से इंटू 100%। अब देखिए जो चीज कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे 100 कॉमन है, हर जगह से हटा दीजिए। पॉइंट सब हटा दीजिए। तो पॉइंट हटाएंगे, 13 इसमें कितनी बार चला जाएगा? 1/4। पॉइंट हटाएंगे 19 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो गया। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/11। और पॉइंट हटाएंगे तो 3 7 टाइम्स 7 है, और 3 26 टाइम्स। तो 3 7 टाइम्स और 3 2 6। पॉइंट हट गया है तो इसलिए 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 2 और 3 6 18। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा था? ये प्रतिशत वृद्धि अधिकतम कितनी है? अब देखिए 1/4, 1/5, 1/11 में से तो क्लियर है कि कौन बड़ा है। तो इसके मतलब सबसे बड़ा ए है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये और ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1/4 से ये छोटा है, 1/4 से ये भी छोटा है, जबकि अधिकतम वैल्यू निकालना है। अब सिर्फ आपको ये दो देखना है, क्योंकि ये अधिकतम है और बाकी बचा ही है। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देख लीजिए। 1/4 और 7/26। 1 × 26 26 हो गया, और 7 × 4 28 हो गया।
28 ज़्यादा बड़ा है 26 से, इसलिए ये बड़ा होगा, इसलिए ये वाला बड़ा वैल्यू है, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 2004 जो है ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी आ जाएगी और इजीली जो है आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। अब देखिए 82 है, दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था। अब औसत आपको निकालना है। आपको ध्यान था कि अभी हम लोग ने इसका टोटल किया था, औसत पहले निकाल लें, पहले इसको डिलीट कर दें, पहले इसको औसत निकाल लें, एवरेज। एवरेज हम लोग ने निकाला भी था, अभी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमें एवरेज भी मिल जाएगा। ये 8.85 जो भी था, तो ये है तो एवरेज कितना आ रहा था 8.85, ये एवरेज आपने पहले निकाल चुके हैं। अभी कह रहा है दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था। तो 8.85 से ये अधिक है, नहीं है। 8.85 से ये अधिक है, नहीं है। 8.85 से ये अधिक है, नहीं है। 8.85 से ये अधिक नहीं है। 9.9 8.85 से अधिक है, ये अधिक नहीं है। 10.8 भी अधिक है, ये भी अधिक है। 9.5 भी इससे अधिक है, ये अधिक है। 11.4 भी इससे अधिक है, ये अधिक है। तो इसलिए चारों अधिक है, बाकी शुरू के 3 वाले अधिक नहीं है। यही पूछ रहा है कि कितने वर्षों में निर्यात औसत निर्यात से अधिक था। तो औसत से कब अधिक था, तो ये आपके 4, तो ये 4 वर्ष है। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 83 है, निम्न में से किन वर्षों के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ था। तो लगभग 9 करोड़ था, तो ये औसत निर्यात आपको देखना है कि दोनों में मिला करके किस में जो है 9 करोड़ था। तो अगर आप देखेंगे 2002-2003 दोनों 9 करोड़ से कम है। 9 करोड़ से अगर कम है तो औसत एवरेज आएगा ही नहीं। एवरेज तभी आएगा जब एक 9 करोड़ से ज्यादा और एक 9 करोड़ से कम होगा, इसका मतलब ए से नहीं आएगा। बी है 2003-2004, 2003 और 2004 में 2003-2004 9 से अधिक और 9 से कम है, इसलिए 7.8 बी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें 7.8 प्लस 9.9 अपॉन 2 करें तो 9, 8, 17, 117 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.1785 ये आ जाएगा। तो ये बी वाला भी नहीं है क्योंकि भी 9 नहीं है। मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ रुपए, तो लगभग में तो आ सकता है ये आंसर अगर कोई इससे ज्यादा नियरेस्ट ना हो। अब जैसे 2004 और 5 दोनों 9 से एक्सीडेड है, औसत निकालेंगे 9 से बहुत दूर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर 2005 ये है और 2006 ये है, ये भी दोनों वैल्यूज क्या है 9 से ज्यादा है, इसलिए इसका भी एवरेज नहीं निकलेगा, इसलिए यही वाला आंसर हो जाएगा जो कि नियरेस्ट है, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से एनालिसिस करके क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपके सॉल्व किया जाएगा।
अब देखिए वर्ष 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कितनी? 2006 में अगर आप देखें तो ये 9.5 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है और जबकि 2007 में ये 11.4 हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 84 वाला आप आंसर निकाल सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि है। तो ये कैसे निकलेगा? 11.4 माइनस 9.5 अपॉन 9.5 इंटू 100%। तो 11.4 जो है आपके ये हो गया कहां से? 9.5 से, और बढ़ा कहां से? 9.5 से। तो इतना वृद्धि किया, कहां से वृद्धि किया? 9.5 से इंटू 100%। अब इसे देख लीजिए, ये है 1.9 अपॉन 9.5 इंटू 100%। पॉइंट हटा दिए, 19 5 टाइम्स 95 में कैंसिल, 5 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 20% हो जाएगा। तो 20% वृद्धि को दर्शा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 85 टू 87। दिए गए ग्राफ एक बीमा कंपनी के वार्षिक प्रीमियम दर्शाता है जो रुपए 1000 के बीमा के लिए विभिन्न आयु के लिए वसूल किया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 85 से 87 के उत्तर दें। अब जैसे देखिए ये कह रहा है 27 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के लिए 10,000 के बीमे का प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम होता है कितना पैसा हमें LIC का देना पड़ता है। तो ये जीवन बीमा है, तो जीवन बीमा में हमें कितना पैसा देना पड़ता है, किस्त कितने की रहती है, उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो हर 1000 रुपए का ग्राफ दिया गया है और आपको पता है कि जो बीमा होता है वो डिपेंड करता है एज पर। जितनी कम एज होगी उतना कम पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ का रिस्क उतना कम है, और जितनी ज्यादा उम्र आपकी होगी उतना ज्यादा लाइफ का रिस्क आपके पास जो है ज्यादा होगा, इसीलिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो एज के हिसाब से ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो अब कह रहा है 27 वर्ष की आयु के लिए, तो 27 वर्ष की आयु के लिए ये है, इसमें देख लीजिए कितना चाहिए। ये 45 रुपया है, ये 46 है, ये 45.5 हो जाएगा, 45 रुपये 50 पैसे, और ये आ रहा है कहाँ? इसके बीच में 45 50 और 46 के बीच में, इसके मतलब 45 रुपये 75 पैसे आ रहा है। तो 45 रुपये 75 पैसे का प्रीमियम किस पर देना पड़ेगा? 1000 रुपये पर। तो 1000 रुपये पर, 1000 के बीमा पर जो है कितना रुपया देना है? 45 रुपये 75 पैसे। कैसे निकाला? ये 45 है, ये 46 है, तो 45.5, 45 रुपये 50 पैसे, और इन दोनों के बीच में आ रहा है तो 45 75। अब 45 75 1000 पे है, तो 10,000 रुपये कह रहा है। 10,000 रुपये कितना हो जाएगा? तो 45 75 बटे 1000 इंटू 10,000। 30 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 457.50। तो 457 रुपये 50 पैसे 10,000 का के बीमा के लिए इतना प्रीमियम देना पड़ेगा 27 साल की उम्र के व्यक्ति को। तो कितना आ जाएगा? 457 रुपये 50 पैसे। तो ग्राफ से आपको देख करके सारी चीज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परिवार के 25 वर्ष और 30 वर्ष के दो सदस्यों में से प्रत्येक का बीमा 10,000 की बीमा के स्थान पर 35 वर्ष की आयु वाले आदमी का किया जाए तो प्रीमियम में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? अब देखिए 25 वर्ष के व्यक्ति के लिए बीमा जो है वो ये है, तो 45 रुपये 75 पैसे हो गए। ये 45 रुपये 25 पैसे, क्योंकि 45 रुपये 50 पैसे ही है, 45 रुपये ही है, 45 रुपये 25 पैसे। तो 25 साल की उम्र के लिए, 25 वर्ष की उम्र के लिए 1000 रुपये पर कितना है? 45 रुपये 25 पैसे हर 1000 रुपये के बीमा के लिए।
और 30 साल की उम्र के लिए, 30 साल की उम्र में अगर आप देखेंगे ये पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 47 रुपये 25 पैसे, क्योंकि 47 ये 48 ये, तो ये जो है आपके बीच वाला जो वैल्यू है वो 47 रुपये 50 पैसे होगा और उसके बीच में आ रहा है, तो इसलिए 47 रुपये 25 पैसे। तो 30 साल की उम्र के लिए ये कितना आ रहा है, 47 रुपये 25 पैसे। ठीक है ना। अब 1000 का बीमा ये भी है, 1000 के बीमा पे ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल 2000 रुपए पर इतना पैसा आ रहा है। तो 1000 रुपए ये और 1000 रुपए ये, तो ये जो है 2000 रुपए पर टोटल बीमा कितना आ रहा है, 0.50 12 1 92 रुपए 50 पैसे आ रहा है। अब यही दोनों व्यक्ति अगर 35 वर्ष के होते, कह रहा है 35 वर्ष की आयु के लिए, तो 1000 रुपए पर 35 वर्ष के लिए अगर हम प्रीमियम देखेंगे, तो 35 वर्ष के लिए अगर हम प्रीमियम देखेंगे, ये है प्रीमियम, ये कहां है, ये है 48 रुपए 50 पैसे, 48 रुपए 50 पैसे। मतलब इसका भी 35 वर्ष और इसका भी 35 वर्ष, फिर अगले 1000 पर इसकी भी 35 वर्ष पर 48 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 0 5 5 10 1 8 8 16 17 1 9, तो कितना आ रहा है, 97 रुपए। तो 92 रुपए 50 पैसे से बढ़ करके 97 रुपए हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यही कह रहा है। अब आप, हमने 2000 रुपए पे निकाल दिया, आप 10,000 पे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि है। तो चाहे 1000 पे निकालिए, चाहे 2000 पे निकालिए, चाहे 10,000 पे निकालिए, सब में वही वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये 1000 रुपए पे है और इसको 10 हजार पे करना है, तो इसी में 1 दशमलव और बढ़ा दें, तो 10 हजार पे क्या हो जाएगा, 10 हजार पे यही 452 रुपए 50 पैसे हो जाएगा, 472 रुपए 50 पैसे ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 925 रुपए हो जाएगा इसका, तो 925 रुपए वैल्यू होगी। चाहे ऐसे निकाल लें और चाहे उसी 2000 पे ही निकाल लें। अब देखिए कितनी वृद्धि है ये देख लीजिए, क्योंकि हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 97 रुपीज में से 92 रुपीज 50 पैसा निकाल दें, तो कितना रुपया बचा, कितना वृद्धि हुई, 4 रुपए 50 पैसे की, 4 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो रही है। कहां से वृद्धि हो रही है, 92 रुपीज 50 पैसे से, 92 रुपीज 50 पैसे से इंटू 100%, ये आ गया वैल्यू। अब इसे देख लीजिए, पॉइंट पॉइंट हटा दें, पहले पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, यहां कर दें, ये हो जाएगा 450 अपॉन 9250 इंटू 100%। 0 0 कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल कर दें, 9 टाइम्स 5 1s 5 8s 5 5s, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3s 15, 5 3s 15, 3 5 5 7s 520 टाइम्स, ये हो जाएगा 180 अपॉन 37%। तो 180 अपॉन 37%, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 7 35 3 15 3 18, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा
37, 74, 148, 36 बचा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट यही आएगा मेरे ख्याल से, यही वैल्यू है 4.86, ये आना चाहिए। 4 पॉइंट समथिंग में है तो इसका मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी वैल्यू प्रतिशत में निकालनी होती है तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वो 1000 से निकालिए, चाहे 10,000 से निकालिए, चाहे 2000 से निकालिए, प्रतिशत में वैल्यू उतनी ही आएगी। लेकिन अगर हमें रुपए में वैल्यू निकालनी होती तब हमें 10,000 से ही करना होता, तो 10,000 से ही आप निकालते हैं। तो प्रत्येक का 10,000 का अगर बीमा हो, और चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 के बीमे पर अगर हम लोग इसको करें तो 10,000 के बीमे पे 452 रुपये 50 पैसे ही हो जाएगा और 472 रुपये 50 पैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 10,000 के बीमे पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 925 रुपया ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 970 रुपये। तो कितना वृद्धि करेगा ये देख लीजिए, तो 70 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 45 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो 45 रुपए की वृद्धि कहां से वृद्धि हो रही है, 925 से, 925 इंटू 100%। देखिए, वही जो वैल्यू यहां आई वही वैल्यू यहां आ गई 0.00 कटने के बाद। तो चाहे 10,000 पे आप निकाल लीजिए और चाहे 2,000 पे निकाल लीजिए, चाहे 1000 पे निकाल लीजिए, सब पे परसेंट वही आता है। नेक्स्ट देखिए, 31 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के लिए 1000 के बीमे के लिए प्रीमियम 1000 पे दिया, ये डायरेक्ट सिर्फ इसको देख पढ़ लेना है। 31 वर्ष की आयु के लिए ये देख लीजिए, ये 47 रुपए है, ये 48 है, ये 47.50 हो गया, 47.75 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 47 रुपए 75 पैसे। तो 1000 के बीमा के लिए 47 रुपए 75 पैसे, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे आवृत्त वितरण डाटा दिया गया है, यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या होगा। अब देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, औसत किसको कहा जाता था, अंगगणितीय माध्य को, अरिथमेटिकल मीन। और अरिथमेटिकल मीन कैसे निकलता था, हम लोग कैसे निकालते थे, दो तरीकों से, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगा दें या शॉर्टकट मेथड लगा दें। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सबसे आसान मेथड था, वही लगाएंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए, जैसे ये है x और f आपको दिया है, x ये वैल्यू हो गई, ये हो गया 8, 20, 26 और 29, ये x की वैल्यू है। f की वैल्यू देख लीजिए, ये है 3, 2, m और 1। अब fx निकाल लें, तो 8 इंटू 3 24, फिर 20 इंटू 2 40, फिर 26m प्लस 29। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे करें, 24, 40 और 29 अगर हम ऐड कर दें तो 9, 4, 13, 1, 6, 7 और 2, 9, 93 प्लस 26m, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। और सिग्मा एफ अगर आप निकालेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 प्लस m आ गया। तो हमें पता है कि जो अंगगणितीय माध्य होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, देखिए ये दिया है 93 प्लस 26m अपॉन 6 प्लस m। और यही जो अंगगणितीय माध्य दिया है वो कितना वर्ष है, 17 वर्ष है, तो इसको 17 के बराबर कर दीजिए। जब 17 के बराबर कर देंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो सॉल्व हो जाएगा। तो 93 प्लस 26m बराबर 17 इंटू 6,
6 7 42 4 6 10 102 प्लस 17m। अब m को एक तरफ ले लीजिए, बाकी को एक तरफ ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम m इधर ले आए तो 26m माइनस 17m बराबर 102 माइनस 93। तो ये हो गया 9m बराबर 9, इसलिए m बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और यही निकालना था आप, m की वैल्यू कितनी है? तो c वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना था? x की वैल्यू दी थी, f दिया था, तो और कह रहा है कि इनका औसत 17 है। औसत के मतलब हमने आपको बताया था, जो एवरेज होता है वही क्या होता है? अंकगणितीय माध्य होता है, अरिथमेटिकल मीन। और तो इसका क्या निकाला हमने? अरिथमेटिकल मीन निकाल लिया। कैसे निकाला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले से। सिग्मा एफ एक्स का कॉलम बनाया, ऐड कर दिया, सिग्मा एफ का कॉलम दिया ही है, उसको ऐड कर दिया, यहाँ पे रख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 17 दी है। 17 के बराबर रख करके m के लिए सॉल्व कर लिया, m की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट देखिए, अंगगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी तरह से निकालें, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से निकालें। अब देखिए 1 यूज हो रहा है, 2 3 4 5 6 और 7। 1 कितनी बार आया? एक बार। 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 4 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। 5 इसी तरह से 5 टाइम्स आया, 6 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36 और 7 इंटू 7 49। इन सबको ऐड कर दें तो 6 इंटू 6 36 और उसके बाद 7 इंटू 7 49। तो अब यहाँ पे अगर ऐड कर दें तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और एफ आ जाएगा, तो इसी से अंगगणितीय माध्य निकल आएगा। तो अब देखिए 9 1 10 ये हुआ, और 16 4 20 ये हुआ, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 9 ये 9 6 15 15 5 20, 2 4 2 6 2 8 8 3 11, तो 110 ये है, 110 ये 120 और 140 140 आ रहा है, तो टोटल करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब इसका सिग्मा एफ ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 10 और 21 28 28 ही हो जाएगा। तो इसलिए जब अंगगणितीय माध्य निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये निकाल लीजिए। सिग्मा एफ एक्स मीन्स 140 अपॉन 28, 28 5 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अंगगणितीय माध्य 5 हो जाएगा, इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी दिए हुए हैं और विद्यार्थियों का भार का माध्य निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमने आपको बताया था कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। बीच वाले 2 का औसत ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोग करते थे, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले देखिए 35 52 48 44 56 64 42 और 65 में सबसे छोटा कौन है? 35 है, ये 35 हो गया। फिर ये हो गया 35 के बाद फिर जो बड़ा है वो है 42,
42 लिख दिया, 42 के बाद 44 ये हो गया, 44 के बाद 48, 48 के बाद है 52 ये हो गया, फिर 56 और फिर लास्ट में 65। अब इसका अंगगणितीय माध्य निकालना है। सम वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, एक और बचा, इसके मतलब 64 है, पहले 64 है फिर 65। तो अब अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो अब इसमें से कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलेगा, बीच की दो वैल्यूज आप ले लीजिए, चौथा और पांचवा, इसका एवरेज निकाल देंगे। तो 48 प्लस 52 अपॉन 2 जो कि कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसलिए 50 जो है इसका एवरेज होगा। अच्छा, हमने माध्य, माध्यिका निकाल दी है, मीडियन निकाल दिया है, माध्य पूछा गया है। तो माध्य तो उसी तरह से निकालेंगे, अंगगणितीय माध्य का फॉर्मूला जो आपके होता था, अगर कोई संख्या दे दी जाती तो कैसे निकालते थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन से निकालिए। तो अब इसमें पाँच दो सात 8 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 2 31, 31 5 36, 6 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 24, 19 5 24, 24 6 30, 30 4 34, 34 और 6 40, 406 अपॉन कितना है 8, 2 4 टाइम्स 2 203 टाइम्स, तो इसलिए 203 अपॉन 4, तो 4 5 टाइम्स 0.75, तो 50.75 किलोग्राम हो जाएगा, 50.75 किलोग्राम हो जाएगा। तो माध्य नहीं देखा था, हम माध्यिका निकाल रहे थे, जबकि माध्य जो है आपके पूछा है, तो इसलिए जो है आपके आंसर कितना हो जाएगा, 50.75, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 60 विद्यार्थियों की आयु की सारणी दी है और अंगगणितीय माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये चाहे प्रत्यक्ष से करिए और चाहे यह है डायरेक्ट मेथड करिए, चाहे तो आपके शॉर्टकट मेथड करिए, इससे क्या मतलब, हमें तो आंसर निकालना है। हमने आपको बताया सबसे आसान मेथड क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, एफ ले लीजिए, एफ एक्स बना लें, एक्स दिया है एफ दिया है, एफ एक्स निकल आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे, डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगी। जैसे 18 फिर 20 है, फिर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। ये तो हम आपको समझा रहे हैं इस तरह से करके, जबकि करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पर करिए। जैसे एक्स ये दिया है, ये एफ दिया है, आप सीधे एफ एक्स यहीं पर बना लीजिए। जैसे 18 इंटू 10 180, जैसे यहाँ पे बनाने से बेहतर ये है यहीं पर आप बना लें, तो आपका टाइम खुद ब खुद बच जाएगा, है ना। बल्कि ऐसे डायरेक्ट ही करते हैं, अलग से सारणी बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा।
x की वैल्यू लिखना पड़ेगा जो कि लिखी हुई है, f की वैल्यू लिखना पड़ेगा जो लिखी हुई है, तो अननेसेसरी क्यों उतारें, आप डायरेक्ट जो है वैल्यू को सॉल्व करिए। 19 2 से 38, 3 19 22 2 2 8, फिर ये हो गया ये 8 2 से 16 160, फिर 15 1 से 15 1, फिर 15 31 315, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 5 से 10 1 11, फिर 7 3 से 21 2, 7 2 से 14 16, फिर 3 4 से 12 1 6 7। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है, आप इसको पूरे को ऐड कर दिए, ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, इसको ऐड कर दिए सिग्मा एफ हो जाएगा। तो जैसे 12 और 8 20 और 10 30, 30 ये हो गया, 30 20 50, 50 और 10 60, तो ये तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देख लीजिए इन सबको ऐड करके, तो 8 8 5 13, 13 1 14, 14 15 16, 16 1 9 2 11, 11 6 17 18 19 19 6 19 6 25 25 और 7 32, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये हो गया 1226 आ रहा है एफ एक्स। अब आप अंगणितीय माध्य निकालना है, इसी को निकाल लें, तो क्या हुआ 1226 अपॉन 60, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 30 टाइम्स 2 6 2 1 2 3, अब 3 से कैंसिल कर लिए दशमलव में और एक पॉइंट किसका देंगे, 3 2 6 0 3 4 12 12 1 0 3 3 और पॉइंट इधर लगा दिए, तो 20.43 आएगा, 20.43 ये हो जाएगा। तो ये जो है आपके अंगणितीय माध्य इस तरह से निकल सकता है। तो x अलग से लिखना, f अलग से लिखना, फिर एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, इसी में डायरेक्ट आप कर दीजिए, तो डायरेक्ट करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा करके और डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट है देखिए अंगणितीय माध्य निकालना है लघु विधि से, तो अब इसमें लघु विधि से जो है आपके निकालें या किसी भी विधि से निकालें, बात तो वही हो जाएगी, उसी तरह से आप निकालेंगे। तो अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और हम लोग इसको जो है माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्य निकालना है सॉरी, तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो वर्ग अंतराल से हम क्या निकालने, पहले जो है आपके मध्यमान मिड वैल्यू, तो मिड मार्क जो होता है या मिड वैल्यू जो होती है कैसे निकलती है, 0 + 10 ये मिल करके 5 अपॉन 2, 15 मिड वैल्यू ये हो जाएगी, 25 ये हो जाएगी, 35 ये हो जाएगी, 45 ये हो जाएगी और 55 ये हो जाएगी। ये x की वैल्यू हो गई, ये x है, ये निकल आया। f ये है ही है, एफ एक्स निकाल लें, तो 5 × 13 65, तो 15 × 8 तो ये हो जाएगा 270, फिर 25 × 22 450, फिर 35 × 25 875, ये हो गया।
फिर 45 इंटू 16 720, 7 5 35 3 35 38, ये आपकी वैल्यू हो गई। एफ एक्स अब आप निकाल लें यहाँ पे सबको ऐड करके, तो 5 5 10 5 15 1 7 7 14 14 5 19 19 और 7 26 26 और 2 28 28 और 8 36 3 3 2 5 5 4 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 और 3 27 2765। और सिग्मा एफ अगर आप निकालेंगे इसको भी, तो 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 और 6 24 और 7 31 3 4 5 6 7 8 9 10 101 ही आएंगे। इसलिए अंगणितीय माध्य कह रहा है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2765 अपॉन 101। तो अप्रॉक्सीमेट में अगर आप देखेंगे तो 101 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 27.2765 अपॉन 101। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होगी, 25 इंटू 22 इज 550, 450 हम लिख गए थे, तो टोटल हो जाएगा 2865। 2865 को 101 से करेंगे तो अगर मान लीजिए 100 होता ही है तो 28.65 आता है, इसका मतलब 28 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी और 28 पॉइंट समथिंग यही है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने पर 28.1 आएगा। तो इस तरह से आप इसे जो है कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों की औसत आयु दी है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका के लिए हमने आपको बताया था अगर सम है तो बीच की दो वैल्यूज का औसत ले लीजिए। तो सबसे छोटे से शुरू करिए, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, यह है पहले 16, फिर उसके बाद है 18 है, फिर उसके बाद है 19 के बाद है 20 के बाद है 21 के बाद है 23 के बाद है 24 और 24 के बाद है 25। क्योंकि ये 8 विद्यार्थी हैं तो 20 की दो संख्या ले लीजिए, तो 20 की दो संख्या ये होगा। इनका एवरेज निकाल दीजिए, इसका एवरेज जब निकालेंगे तो 20.5 आ जाएगा। 20 और 21 का एवरेज क्या हो जाएगा, 20.5, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 20.5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, देखिए किसी परिवार के 5 सदस्यों का भार दिया गया है, माध्यिका निकालना है, फिर वही बीच वाली वैल्यू निकालें। उसी तरह से पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, 20 सबसे छोटा है, फिर इसी तरह से 38 ये है, 38 के बाद फिर 42 ये आया, 42 के बाद 65 आया और फिर ये 75। इसमें से 20 की वैल्यू ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि विषम है, ऑड है, जब ऑड होगी तो बीच वाली वैल्यू ही जो है आपके एवरेज निकलेगी। तो 42 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, माध्यिका निकल आएगी। अब देखिए जैसे 95 है, 95 में x दे दिया है और f दे दिया है,
और इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करना है कि माध्यिका कैसे जो है आपके निकलेगी। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें और उससे फिर हम लोग इस वैल्यू को देखते थे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो ये क्या है 9 प्लस 13 ये हो गया 22 प्लस 17 ये हो गया 39 प्लस 10 49 प्लस 8 ये हो जाएगा 57 प्लस 5 ये हो जाएगा 62 और 62 प्लस 2 64। तो लास्ट की जो ये वैल्यू आती है वही जो है सिग्मा एफ भी आता है। सिग्मा एफ या कहिए कैपिटल एन, ये कितना आएगा 64। क्या करते थे n/2 देख लीजिए, n/2 अगर आप करेंगे तो 64/2 ये कितना आएगा 32। अब देखिए 32 किस में आएगा, इसमें आएगा क्योंकि 21 से लेकर के 39 तक इस वैल्यू में है और इसको सामने वाला जो वैल्यू होगी 18, तो यही जो है आपके आंसर इसका होना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में जल्दबाजी हम कर गए, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में x को लगाना पड़ेगा तभी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसका मतलब अलग से x और f और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से निकालना पड़ेगा। तो पहले x कर लें, f कर लें और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। x सबसे छोटा पहले 12 है, 12 से बड़ा जो है वो 14 है, 14 के बाद है 15, 15 के बाद है 16, 16 के बाद है 18। माध्यिका में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, माध्यिका में सीक्वेंस लगाना है, ये क्रम से होना चाहिए, x का मान क्रम से होना चाहिए, तो तभी जो है आपका आंसर निकलेगा। जो गलती हम कर रहे थे वो गलती मत करिएगा, हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। 18 के बाद ये है 20 और फिर उसके बाद है 21, ये x का मान हो गया। अब f देख लें, 12 का 13 है फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद 14 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 18 की फ्रीक्वेंसी 17 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 9 है और 21 की फ्रीक्वेंसी 2 है। फ्रीक्वेंसी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 17 तो 7 6 13 53, 53 प्लस 9 62, 62 प्लस 2 64। जो यहाँ वैल्यू आएगी वही यहाँ आएगी, सिग्मा एफ या कैपिटल एन की, जो कि है 64। जो लास्ट में इसकी वैल्यू आती है क्यूमुलेटिव, वही इसका एडिशन आता है। तो अब आपने n/2 निकाल लें या सिग्मा f/2, ये हो जाएगा 64/2 जो कि क्या है 32, ये है 32। देखिए किस संचयी बारंबारता में आएगा, इसमें आएगा क्योंकि 29 से 36 तक ये है, 29 से 36 तक ये, इसकी x का मान आप देखेंगे कितना है 16, यही क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगी। तो 32 आपको देखना होता है संचयी बारंबारता में, तो कहाँ पर आएगा 32, इसमें आएगा क्योंकि ये 29 से 36 तक है, ये 37 से 53 तक है। उसी तरह ये 1 से 13 तक या 0 से 13 तक, ये 14 से 18 तक, इसका मतलब ये हुआ। तो 32 इसमें आएगा, इसके सामने देखिए x का मान क्या है, जो x का मान होगा वही क्या हो जाएगा आपका माध्यिका। तो माध्यिका 16 आंसर होगा, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फिर से उसी तरह से इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। इसको संचयी बारंबारता यहां निकाल लें। ये है 15, 15 प्लस 20 35, ये 35 हो जाएगा। 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 35 95, 95 प्लस 50 145, 145 प्लस 30 175, 175 और 25 200। इसका मतलब कैपिटल एन या जो है आपके f/2 सिग्मा f/2 का मान निकाल लें पहले। इसके लिए भी n/2 या सिग्मा f/2 या n/2 की वैल्यू पहले देख लीजिए कितना है। ये है 200/2 जो कि हो गया 100। अब देखिए 100 किस संचयी बारंबारता में आएगा, ये आएगा 145 वाले में, क्योंकि 96 से जो है आपके 96 से 145 तक की वैल्यू यहां आएगी। तो ये है आपके स्मॉल f का मान, ये f की वैल्यू हो गई स्मॉल f, ये हो गई L1, और इससे पहला वाला जो ये मान है ये हो गया कैपिटल F। तो कैपिटल F की वैल्यू हो गई जो इसके पहले वाली, क्योंकि 80 अगर आप यहां लोअर लिमिट ले रहे हैं तो 80 तक कितना योग हुआ वो आपको देखा जाता है। तो कैपिटल F की वैल्यू इससे पहले वाली इसीलिए ली जाती है। 80 तक योग कितना है 95। अब 80 लोअर लिमिट है, इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, मीडियन निकालने का। तो L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। L1 क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, देखिए ये है 80 प्लस n/2, n/2 कितना निकला है 100, माइनस ये है आपके कैपिटल F। कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 95, संचयी बारंबारता इससे पहले वाली संचयी बारंबारता 95, जिसके मतलब 80 तक का योग, 80 तक का योग अपॉन F। F ये है इसी की फ्रीक्वेंसी 50 इंटू आई। आई मतलब क्या होता है, परिसर। इनके बीच का अंतर कितना है 20 का अंतर है, इसलिए 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए 80 प्लस ये हो गया 5 अपॉन 50 इंटू 20, 0 0 एलिमिनेट कर दें, 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो 80 प्लस 2 जो कि हो जाएगा कितना 82। तो इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी 82। तो बी वाला आंसर हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब इसका बहुलक मोड निकालना है। तो अगर मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोड में अगर x और f दिया है तो आपको कुछ करना ही नहीं होता, हमने आपको बताया था। सिर्फ देख लिए फ्रीक्वेंसी मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आई है, तो 30 सबसे ज्यादा बार आई है 37 बार। इसके मतलब कि 30 की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, इसलिए 30 जो हो जाएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मान, वही x का मान जो है वही बहुलक होगा। तो इसलिए 30 दैट इज ए वाला हो जाएगा बहुलक। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बहुलक आपको निकालना है। तो जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तब क्या करते थे हम लोग, फिर उसमें भी वही देखते थे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है,
जो ये फ्रीक्वेंसी होती थी ये होती थी f0, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती थी f-1, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती थी f+1, ये हुआ करती थी। और इसी का जो है आपके लोअर लिमिट निकालना होता तो L1 का मान ये हो जाता था। तो अगर बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस f0 माइनस f-1 अपॉन 2f0 माइनस f-1 माइनस f+1 इंटू आई, ये फॉर्मूला होता था। अब लोअर लिमिट इसकी कितनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी लिमिट देखें, उसकी लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस f0 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस f-1 इससे पहले वाली 15 अपॉन 2f0 2 इंटू 22 माइनस f-1 इससे पहले वाली माइनस 15 और माइनस f+1 इसके आगे वाली दैट इज 20 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, रेंज, इनके बीच में अंतर कितना है, परिसर, तो ये क्या है 10, ये हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लें, ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस 7 अपॉन 44 माइनस 35, 44 माइनस 35 इज 9 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7 टाइम्स 63, 7 बचा 10, 7 होगा तो 78 मान लीजिए, तो 20 प्लस 7.78, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 27.78, ये वाला हो जाएगा डी वाला आंसर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो थ्योरी हमने आपको बताई थी वो अगर ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना क्या है इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया करिए कि वही फॉर्मूला आप लगाएं, ऐसा ना हो कि माइंड से स्लिप कर जाए और निकालना कुछ है और निकाल आप कुछ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है देखिए वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 के नीचे, 20 के नीचे, 30 के नीचे, 40 के नीचे, 50 के नीचे, इसके मतलब क्या हुआ 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक मान ये है, 50 तक ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वर्ग अंतराल में बदल दें, इसको वर्ग अंतराल में बदल दें। तो वर्ग अंतराल में अगर बदलेंगे तो 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, ये क्लास इंटरवल हम बना रहे हैं इसको, 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक, फिर 50 से 60 तक, फिर 60 से 70 तक और 80 तक है, तो 70 से 80 तक ये है। अब देखिए ये दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है 12, 20, 40, 48, 60, 75, 88 और 100, ये दिया है। हम लोग फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पहला मान तो वही 12 रहेगा, फिर 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 ऊपर माइनस करते जाइए 8, 40 माइनस 20, 20, 48 माइनस 40, 8, 60 माइनस 48, 12, 75 माइनस 60, 15, 88 माइनस 75, 13 और 100 माइनस 88, 12, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसी को आप जोड़ देंगे तो 12 प्लस 8 20, फिर 12 प्लस 8 प्लस 20 40, 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 8 48, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया।
अब देखिए इसमें देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है, हम लोग क्या लिखते थे बहुलक वर्ग, क्योंकि वर्ग आपको निकालना पड़ता है क्लास इंटरवल। तो बहुलक वर्ग कैसे देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू ये 20 की है, ये फ्रीक्वेंसी, इसके बहुलक वर्ग ये हो गया 20 से 30, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20। तो ये क्या हो गया, ये हो गया L का मान, ये हो गया F0 जैसे अभी हम लोग ने कैलकुलेशन किया था। इससे पहले ये हो गया F-1 और इसके बाद वाला ये हो गया F+1। अब इसे निकाल लीजिए, इसे कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह से मोड का फॉर्मूला लगा करके, कैसे, लोअर लिमिट प्लस जो है आपके FO माइनस F-1 अपॉन 2FO F0 माइनस F-1 माइनस F+1 इंटू आई, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब देख लीजिए इसमें लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट ये है 20 प्लस FO फ्रीक्वेंसी 20 है, F-1 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 8 है, अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F-1 दैट इज 8, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी 8 है, 8 और 8 क्या माइनस हो जाएगा, इंटू इनके बीच में जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल में कितना है, 10-10 का है, इसलिए इंटू 10 ये हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 20 इंटू प्लस ये है 20 माइनस 8 दैट इज 12 अपॉन 40 माइनस 16 दैट इज 24 इंटू 10। 12 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 5 टाइम्स, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 बहुलक हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 25। ये जो है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए दिया है यदि माध्यिका मीडियन 30 और बहुलक 40 हो तो माध्य क्या होगा। तो हमने आपको एक लास्ट में फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको जो है आपके निकाल सकते हैं, और हमने आपको कहा था फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये, बीच से हम इस फॉर्मूले को हटा दें तो स्पेस हो जाएगी। फॉर्मूला था मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही था। अब इसमें मोड दिया है, मीडियन दिया है, मीन निकालना है। तो मोड कितना है 40 है, बराबर 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया है 30 माइनस 2 इंटू मीन। 2 मीन को इधर ले आए तो 2 मीन बराबर 90 माइनस 40 दैट इज 50 हो जाएगा, और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें 50 को तो मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा 25। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूले से, जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं।